अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाशराज। नाज़रीन, होना कुछ यूँ चाहिए था, जिस टाइम मैं प्रोग्राम कर रहा हूं उस टाइम तक तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 अप्रैल को फैसला आया। 5 रुकनी बेंच का फैसला था, 5-0 से फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा था कौमी असम्बली की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल को पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने तहस नहस कर दिया था। असेंबली बहाल कर दी थी। तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग का कहा था 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे को इजलास बुलाना था और सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवानी थी। मगर सूरत हाल को जिस तरह से अभी साबिक वज़ीर ख़ारजा या मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने खिताब किया, तकरीबन 2 घंटे उन्होंने खिताब किया। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खिताब कर रहे हैं। अभी तक तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हुई है। ऐवान में काफ़ी गहमा गहमी जारी है, दोनों जानिब से एक दूसरे पर हुल्लड़बाजी जारी है और कहा यह जा रहा है कि अभी बीच में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे कि अफ्तार के बाद 8 बजे तक वोटिंग करवा देंगे, मगर बज़ाहिर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्या होने जा रहा है, इन्हीं पूरी हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर नादिर मरी साहब और माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर अलैन साहब मौजूद हैं। नादिर साहब, आज सुबह तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, मगर अभी तक जो है असेंबली कार्रवाई में उस पर बहस तक शुरू नहीं हुई है। एक दूसरे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वही सूरत हाल है जो पहले चलती रही है। तो ये पूरी सूरत हाल को आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाशिरा साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने हमें अपने शो में दावत दी, यहाँ पे आने का मौका फराहम किया। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि ये टाइम आप देख लें, अभी तकरीबन 3:45 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े जो अहकामात थे, जो डायरेक्शंस थी, उन्होंने टाइम दिया था 10:30 बजे तक 9 अप्रैल को किसी भी सूरत में आपने वोटिंग करानी है, जो कि अभी तक इन्होंने नहीं कराई। ये एक तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन कर रहे हैं, ये आला अदलिया के फ़ैसले की वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा, आइन शिकनी तो ये शुरू दिन से कर रहे हैं, आज तक अभी तक ये डिलीट टैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक जो है इनका कोई इरादा नहीं लग रहा, जो नेशनल असम्बली की सूरत हाल देख के लग रहा है टीवी पे कि इनका कोई इरादा नहीं लग रहा। तो ये आइन शिकनी कर रहे हैं और ये अगर इन्होंने आज कोई डिले किया तो ये बिल्कुल जो है कोर्ट के फ़ैसले की मुखालफत करेंगे और ये जो है कोर्ट के जो अदालत का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ जाते हुए जो है ये गलत काम कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आज जो है तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवानी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली फैसले में लिख के दिया था कि सुबह 10:30 बजे के करीब इजलास बुलाना है। आज ही के दिन इन्होंने वोटिंग करानी तहरीक अदम एतमाद पे, और अगर वोटिंग कामयाब होती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तो इन्होंने आज ही नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना है। क्लियरली अल्फाजों में लिखा हुआ है फैसले में। तो सर, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है अभी टीवी पे नेशनल असेंबली में, बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत का कोई इरादा है आज वोटिंग करवाने का। जी देखिए, बात ये है कि इंटेंशंस में जज करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कैटेगोरिकली आज ही नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर वोटिंग होगी और फिर असेंबली का सेशन तब तक प्रोरोग नहीं होगा जब तक नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं हो जाता। अब ये जो खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ आ रहा कि आखिर अगर 1 साल ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, क्या ऐसी चीज है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? ऐसी कौन सी सुई है जो स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को चुभ रही है कि वो पहले आइन शिकनी उन्होंने की, अब वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में जा रहे हैं और एक कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर शुरू कर दी है। मैं भी देख रहा था, वो जो चेयर बैठा हुआ है, पैनल ऑफ द चेयर, वो पता नहीं कभी मुझे आई डोंट नो if he is a graduate even or not, और वो बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के बड़ा क्लियर है कि जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं हो सकती, लेकिन वो बैठ के जो है वो रिमार्क्स दे रहा था कि ये फैसला यूं है। ओ भाई, दैट इज नॉट योर जॉब। योर जॉब इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड मैं आपसे ये बात, शाह साहब, मैं आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट लॉ के ऊपर मेरा बड़ा लैक्स व्यू है, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते तो कंटेम्प्ट में तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे ही होंगे। अब आगे मैं समझता हूँ कि शायद ये अगर बाय फोर्स कोशिश करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सबवर्ट करने की, या प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब हैं उनको प्राइम मिनिस्टर रखने की, इवन दो आफ्टर ही हैज लॉस्ट मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये शायद बात कहीं हाई ट्रीजन की तरफ भी ना चली जाए। तो सर, अभी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई है, अभी ये खबर सामने आई है। तो सर क्या कोई 5 रुकनी बेंच के 5-0 के फैसले के बाद कोई गुंजाइश बचती है इनके पास कि वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर करें? जी, रिव्यू कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक तो ये है कि देयर इज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। मैं नहीं समझता देयर इज एन एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। नंबर 2 ये है कि कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन है जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, और ये नई इंफॉर्मेशन वो नहीं हो सकती जो उस वक्त किसी पार्टी को अवेलेबल थी लेकिन उसने सामने नहीं रखी, बल्कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा एविडेंस जो अराइज ही बाद में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये होपलेस है, ये जो रिव्यू पिटीशन है, और डिसमिस ऑब्वियसली ये डिसमिसल लिमिनी होगी। जिस तरह इनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये इदारों के कंधों पे बंदूक रख के और ये चाहते हैं कि पावर में रहे। इट इज होपलेस एंड I believe that it must be dismissed in limine, but I think what they're trying to do is they're trying to buy time. They're trying to delay the provisions of the constitution. They're trying to delay the directives of the constitution, and they're trying to delay the categorical and specific directions passed by the Supreme Court to the Speaker of the National Assembly. अगर ये इसी तरह करते रहे तो मैं बड़ा क्लियरली मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज अ लॉयर अब मेरा ये ओपिनियन होता जा रहा है कि ऐसे पॉइंट शिकनी के नहीं, ये गद्दारी के मुर्तकब होते जा रहे हैं। मेरे साहब, जैसे आपने पूरी बात सुनी बैरिस्टर साहब की, अब जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अभी मुतालबा किया कि वोटिंग करवाओ, और हम जब तक नहीं जाएंगे नेशनल असेंबली से जब तक यहाँ पे वोटिंग नहीं करवाई जाती, तो सर अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर देख रहे थे, उन्होंने एक और बात की है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब किसी और कुव्वत को दावत दे रहे हैं कि वो आके मुल्क पे काबिज हो जाए। मैं एक तरह से मार्शल लॉ की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सर अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को क्या रद्द-ए-अमल होगा? जाहिर सी बात है ना, जो आपको आइन कहता है आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं आप उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने आज जो है वोटिंग करानी है बल्कि, तो आप वो करके आप एक तरफ कर दें। आप क्यों डिले कर रहे हैं? ये एक 15 दिनों से 20 दिनों से 1 महीने से ये सिलसिला चलता जा रहा है, ये लंबा खींच रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। ये जाहिर सी बात है किसी और कुव्वत को दावत देने वाली बात हो गई ना। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप वोट करा लें, आपको पता चल जाएगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? तो सर अभी अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन पे, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कि ज़रदारी साहब ने पैसों का इस्तेमाल किया है, पीटीआई के लोग भी खरीदे और ख़ास तौर पे एमकेएम के लोगों को भी ख़रीदा है। तो सर मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आप कराची सिंध की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, तो सर क्या आपने एमकेएम को कैसी ऑफ़र दी कि वो आपकी तरफ आ गए? सर मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ कि जब वो एमक्यूएम पीटीआई के साथ थी तो तब क्या उन्होंने ख़रीदा था जो आज ज़रदारी साहब ने ख़रीदा है? ये इनके पास कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया है, इनके पास कोई चीज़ बची ही नहीं है। ये क्या बोलें? पहले इन्होंने कहा कि इनके एमएनएस बिक गए, अब ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहादी भी बिक गए। तो ये जब इत्तेहादी इनके साथ थे तब ये बिके हुए नहीं थे, अब आज ये बिके हुए हैं। आपकी जो ये हरकतें हैं, आपके जो आपने मुल्क के हालात कर दिए, तो जाहिर सी बात है इत्तेहादियों ने भी अपनी सियासत करनी है, उनका भी अपना मंशूर है, वो आपके पीछे वो अपना भी बेड़ा गर्क थोड़ी करेंगे। तो कोई भी ऐसी कोई जो ये बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। किसी ने कोई ख़रीद नहीं किया, किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं है। सब अपने जो इनके साथ बैठे हैं वो भी इनके साथ खुश नहीं है, जो इनके साथ 150 लोग बैठे हुए हैं इनके अपने, वो भी इनके साथ खुश नहीं है। तो बैरिस्टर साहब आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा बात करते रहते हैं, फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर। ये जो एक ख़त की बात हो रही है, मैं इसके पास आना चाहूँगा। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नाम लेके अमेरिका का जिक्र किया कि मरासला आया, ऐसे बात हुई। और सर एक बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास शायद एक ऑप्शन है, अगर वो तहरीक अदम एतमाद से हार जाते हैं। कल उन्होंने जो है इशा के बाद धरने जलसों का भी ऐलान किया हुआ है, वो बताया जा रहा है, एक खबर गर्दिश कर रही है कि हो सकता है वो ख़त जो है पब्लिक कर दे। तो सर इस पर किसी आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी होगी? अच्छा जी, देखिए मैं आपका सवाल है उस पे आने से पहले अगर सिर्फ आप मुझे अलाउ करें तो ये एमकेएम वाली बात के ऊपर मैं कमेंट कर। श्योर सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब तक वो एमक्यूएम जो है वो पीटीआई के साथ थी तो वो सिंध दुश्मन थी और वो सिंध को तोड़ना चाहती थी, और चूंकि आज वो पीपल्स पार्टी के साथ है तो आज पीटीआई के लिए वो बकाऊ माल हो गए, और हो सकता है वापस दहशतगर्द भी हो जाए। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का दीन ईमान तो कोई होता नहीं है, जितने थे कि थाली बरात उठे नचे सारी रात, और पंजाबी की एक कहावत है। ये मैं एक मेरे दिल से बात आ रही थी तो मैं करना चाह रहा था। वो जरा लेटर की तरफ आ जाते हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को
नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी बड़ा संजीदा बिजनेस है। खान साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। इस वक्त जो लोग हैं वो आपको, खान साहब को अगर आप कहेंगे कि वो आइन तोड़ रहे हैं, ये मुल्क के लिए खराब होता है, लोग आपको गालियां देंगे, कहेंगे आप भी अमरीकी साजिश का हिस्सा है। अगर आप कहेंगे कि खान साहब डिप्लोमेसी पाकिस्तान की मुतासिर कर रहे हैं, सीक्रेट साइफर्स को सामने लाते हुए फॉरेन ऑफिस का coup करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग आपको गालियां देने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि जी देखें आप अमरीकी साजिश के आप जो है उनके साथ मिले हुए। अगर आप ये कहेंगे कि खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करो, जैसे जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तब तक तो कर रहे थे, आज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो आपको पाकिस्तान गुलाम लगने लग गया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी अच्छी लगने लग गई है। कम अज कम हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आके सामने पाकिस्तान की आवाम को ये बात बताएं कि कोई पाकिस्तानी कभी गुलाम नहीं रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। हमने 9/11 के बाद से इंडिपेंडेंट पॉलिसी, 9/11 जैसे मौके के ऊपर इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है। अमेरिका को हमसे शिकायत रही है कि हम शायद कोई डबल गेम खेल रहे, तो ये उनका एक इल्जाम हमारे ऊपर है। और फिर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी देख लें कि वो कहाँ से इफेक्ट होती है और किस तरह इफेक्ट होती है और उसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं, कि किस तरह इंडिया जो मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म कर रहा है तो सारी इस्लामिक दुनिया से उसको रिव्यूक मिल रहा है। आप कह रहे हैं जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है जी, और आई मीन इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, दिस डज नॉट मीन कि आप टेबल उठा के फेंक दें। ये ट्रांसफर ऑफ पावर आती जाती रहती है। मैं ना पीपल्स पार्टी का फैन हूँ ना नून लीग का फैन हूँ। मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक करप्ट टोला मौजूद है जो करप्शन करता है, वो पीटीआई के अंदर भी मौजूद है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप इफ यू आर लीविंग पावर, लीव इट ग्रेसफुली। जरूरी नहीं है कि आप अपने कपड़े उतार के नाचना शुरू कर दें और एहतजाज करने शुरू कर दें कि मैं तो ये सीट छोड़ूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। इसको लास्ट बॉल तक खेलना नहीं कहते, लास्ट बॉल तक खेलना कहते हैं व्हेन डिफीट इज सर्टेन, लीव योर सीट, लेट द अदर्स फॉर्म अ गवर्नमेंट, डू योर ऑपोजिशन। आप कल को हो सकता है दोबारा ऑफिस के अंदर आ जाए, लेकिन शाह साहब इसके अंदर ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट नंबर 1 है और फॉरेन पॉलिसी कोई मजाक नहीं है। लिहाजा ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और साथ जो ऑपोजिशन के चंद लोग हैं जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, मैंने उनके भी कई बयान देखे हैं, ये बयानात फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी शुड स्टॉप राइट नाउ। तो सर ये खत की बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये खत को पब्लिक करते हैं तो इन पे क्या मुकदमा कोई दर्ज हो सकता है? जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मौजूद है, बिल्कुल उन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि वो मेरे लिए इतना कॉन्सिक्वेंस नहीं रखता, वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। वो बात मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंस रखती है कि इस वक्त दुनिया के अंदर बैठकर आप अपने फॉरेन ऑफिस को और अपने एम्बेसडर्स को, अपने कॉन्सुलेट जनरल्स को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इसी तरह है कि यहाँ से जो है वो फौज जो है वो बॉर्डर पे लड़ रही हो और आप कहेंगे जी मुझे लेफ्टिनेंट जनरल ने कोई मैसेज भेज दिया कि ये कुछ लोग जो है हमारे मुल्क के अंदर उस मुल्क से मिले हुए हैं। भाई दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू बी डन। अपने फॉरेन ऑफिस को सर पे उठा के रखना होता है, और अगर कोई डर्टी लॉन्ड्री धोनी होती है तो कमरों के अंदर धोनी होती है, दुनिया के सामने अपनी डर्टी लॉन्ड्री नहीं धोते। तो मैं समझता हूँ कि ये खान साहब ने ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, एक तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है। मैं इस बात को नहीं मानता जो नैरेटिव वो बनाना की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं शायद वो भी साजिश का हिस्सा है, जो मीडिया है वो भी साजिश का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी साजिश का हिस्सा है, जितने एमएनएस उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं वो भी साजिश का हिस्सा है, तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी साजिश का हिस्सा है। एक ये इमरान खान जो है इस मुल्क के अंदर ईमानदार है और पाकिस्तान का वफादार है, या उनका कोई युद्धी है अगर तो वो ईमानदार है और पाकिस्तान का वफादार है। ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमें इस चीज को खत्म करना चाहिए। खान साहब भी मुल्क के वफादार हैं, बाकी सारे भी हैं। हम सब ने मिलकर ये फैसला करना है कि इस मुल्क की कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अमेरिका के अंदर फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होती है सेनेट के अंदर, लेकिन जब वो एक चीज पर डिसाइड कर लेते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते कुछ चीजों के ऊपर इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे के ऊपर फॉरेन इंटरफेरेंस के इल्जामात ना लगाइए। ये मुल्क सीरिया, लिबिया या इराक बनने का मोहतमिल नहीं हो सकता। तो सर पॉइंट अगेन मीर साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा, अगर ये आज तहरीक अदम एतमाद की ये वोटिंग नहीं करवाते तो अभी बात की जा रही है कि अदालतों से रुजू किया जाएगा, और एक खबर ये भी गर्दिश करी है कि आप लोगों के कुछ मुज़ाकरात भी हो गए कि उनकी तकरीर के दौरान आप भी उनसे बात नहीं करेंगे
और वो आपकी तकरीर के दौरान होड़बाजी नहीं करेंगे। तो सर आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या आज वोटिंग होगी? नहीं, पहले तो मैं आपको ये जवाब दे दूं कि इसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि इनके साथ क्या बातचीत हुई है। वोटिंग हर सूरत में इनको करानी है, वोटिंग करानी चाहिए। अगर नहीं कराते तो जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का ऑर्डर है और इनको आइन कहता है कि भाई आप वोटिंग कराएं। इनको कोर्ट ने कहा है कि आप वोटिंग कराएं। अगर आज भी ये नहीं कराते तो ये तौहीन अदालत के ज़िम्रे में आते हैं। आइन शिकनी तो ये पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब ये तौहीन अदालत के ज़िम्रे में भी आ जाएंगे। तो अली साहब, तौहीन अदालत के ज़िम्रे में कौन कौन आएगा और उनकी सज़ाएं क्या क्या होंगी, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इस वक्त जो चेयर है वो सारे तौहीन अदालत में आएंगे। लेकिन जो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो असेंबली का स्पीकर होगा, जिसको ये डायरेक्शन स्पेसिफिक कैटेगोरिकल मिले थे। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक जो प्रेसिडेंट्स हैं वो, बाकी तो देखिए कोर्ट ने खुद फैसला करना है, लेकिन अभी तक जो प्रेसिडेंट्स हैं उस हिसाब से ये लगता है कि शायद ये जेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये 5 या 6 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे दानियाल अजीज और जो दीगर नून लीग के पहले लोग हुए थे तौहीन अदालत केस में, तलाल चौधरी है, निहाल हाशमी है, यूसुफ रजा गिलानी है, बहुत सारे। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल अब किस तरफ जाती है। अभी भी कौमी असेंबली का इजलास जारी है और ख़बरें ये गर्दिश कर रही है कि हो सकता है इफ्तार के बाद 8 बजे के करीब इस पर वोटिंग करवाई जाए। मगर मौजूदा हालात में अभी असद उमर साहब खिताब कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है। क्या आज तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी या एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।